मित्रों नमस्कार। आज मैं आधुनिक राजस्थान में ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी पे बातचीत करूँगा। नमक नीति, नमक की इम्पोर्टेंस, इसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में है और नमक एक आवश्यक उपभोग की वस्तु है जिसे सभी गरीब अमीर सभी लोग काम में लेते हैं। तो नमक जो है इसे बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा में ब्रिटिश काल में रखा गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि नमक के इर्द गिर्द एक समय जाकर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई उसके इर्द गिर्द ही गोलबंद होती है। और सविनय विज्ञान आंदोलन तो नमक सत्याग्रह के नाम से ही जाना जाता है और नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा आज़ादी प्राप्त करने तक। इवन 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी सॉल्ट सत्याग्रह की बात भी रही कि सॉल्ट सत्याग्रह हम लोग करेंगे। तो राजस्थान में प्राकृतिक तौर पर नमक के भारी भंडार थे और इन भारी भंडारों में प्रमुख तौर पर हम देखते हैं कि राजस्थान में जो नमक के प्राकृतिक स्रोत थे, क्योंकि हम नमक को एक केमिकल मिनरल कह सकते हैं, रासायनिक खनिज, और रासायनिक खनिज जो है विभिन्न स्रोतों से में उपलब्ध था, जिसमें पहले स्थान पर अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में नमक खानों में उपलब्ध था, किंतु वह उपभोग में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि दूसरे स्रोत उससे भी महत्वपूर्ण थे जिससे अच्छी गुणवत्ता का नमक यहाँ के लोगों को प्राप्त होता था। दूसरे जो नमक के स्रोत थे वो मुख्य तौर पर नमक की झीलें हैं, वे आज भी हैं। थे शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पास्ट टेंस में उस समय की बात कर रहा हूँ जब राजस्थान में 1818 में विधिवत रूप से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके पश्चात ही अंग्रेजी उपनिवेशवाद के आर्थिक दुष्प्रभाव आरंभ हुए। तो उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित हुआ उस समय जो स्रोत थे उसमें प्रथम स्रोत अरावली की पहाड़ियों से प्राप्त नमक था, किंतु ये लोकप्रिय भी कम था और इसका प्रचलन काफ़ी कम था। दूसरा स्रोत जो सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान का वो नमक की झीलें हैं और इन झीलों में सबसे प्रमुख झील थी जो अभी भी है सांवर लेक। सांवर झील जोधपुर और जयपुर राज्यों के अंतर्गत थी और उसका एक हिस्सा जयपुर के पास था, दूसरा जोधपुर के पास। तत्कालीन जोधपुर रियासत में डीडवाना, फलौदी और पचवदरा ये 3 झीलें और थीं जहाँ नमक मिलता था। इसी क्रम में जयपुर राज्य में के शेखावाटी क्षेत्र में कछोर रेवासा की झील थी जहाँ से नमक प्राप्त होता था। तो ये दूसरी श्रेणी का स्रोत हुआ नमक की झीलें। तीसरा स्रोत था नदियों के किनारों पर प्राप्त क्षारीय मिट्टी जिससे नमक बनता था। और जो नदियों के किनारे पर प्राप्त क्षारीय मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण वो जोधपुर स्टेट में ही लूणी नदी, जिसका नाम ही लूणी है, वो लूणी नदी के किनारों पर क्षारीय जो मिट्टी प्राप्त होती थी उससे नमक बनता था। इसके अलावा एक चौथा स्रोत और था। वह चौथा स्रोत मुख्य तौर पर पूर्वी राजस्थान के 2 राज्यों भरतपुर और अलवर में था। इसमें भरतपुर ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि भरतपुर में ग्राउंड वाटर जो है वो खारा था, तो खारे पानी के कुओं से पानी निकालकर और उसमें
कुछ और मिट्टी कई विशेष प्रकार की मिट्टी जिसको रेमन कहते थे। वो रेमन क्या है कि गाँवों में जो पुराने खेड़े या बस्तियाँ होती थी उनमें पशुओं के मूत्र और उनके गोबर आदि से वो जो भूमि प्रदूषित होती थी उससे उसमें रेमन उठती थी, और उस रेमन को जो लोग नमक का काम करते थे वो उसको समेट करके अपनी जो जगह होती थी उत्पादन की वहाँ ले जाते थे, और उस खारे पानी को उस मिट्टी में डालते हुए आगे क्यारियों में वो पानी मिलकर उसमें घुल करके आगे पहुंचता था और क्यारियों में नमक जमता था। तो ये खारी नमक के नाम से प्रसिद्ध था। और भरतपुर का जो खारी नमक है ये अनेक दवाइयों में भी काम आता था। ये सोरा और गंधक और दूसरे ये बारूद वगैरह बनाने में भी काम आता था। तो ये बड़े पैमाने पर भरतपुर रियासत में होता था, और कुछ अलवर रियासत में इसी प्रकार के कुओं से नमक बनाने का कार्य प्रचलित था, जो भरतपुर राज्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों में था। और जहाँ ये नमक बनता था उसको आगर कहते थे, और आगर का जो काम था उन काम करते थे, जो इसका प्रोडक्शन करते थे, उनको आगरिया कहा जाता था। तो वो मैंने भी अपने बचपन में कुछ जगहों पर, ख़ास तौर पर अलवर ज़िले में लक्ष्मणगढ़, तसई, यहाँ की आगर देखी हैं, जहाँ पे आगरिया जो है अपना काम किया करते थे, और उनकी विधियाँ हमने भी देखी हैं। लेकिन तो वो ज़माना था जब लगभग नमक का वो स्रोत बंद हो चुका था। तो इस प्रकार से ये 4 स्रोत मौजूद थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1765 में भारत में जो अंग्रेज़ी राज की स्थापना हुई उसका सीधा प्रभाव तो राजस्थान पर नहीं था, किंतु उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव तभी से पड़ना आरंभ हो गए, क्योंकि राजस्थान का नमक, इसके बारे में कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि यहाँ की झीलों का नमक इतना लोकप्रिय है कि ये सिंधु से लेकर गंगा के क्षेत्रों तक यहाँ से निर्यात किया जाता है, और सभी क्षेत्रों में इस नमक को गुणवत्ता के कारण पसंद किया जाता है। लेकिन जब 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई तो बिहार तक तो राजस्थान का नमक काफ़ी लोकप्रिय था। राजस्थान का नमक इसके बाद से बिहार में घुसना तो बंद ही हो गया, बंगाल में जाने का प्रश्न ही नहीं। और उसके बाद जो उत्तरी भारत की ओर विस्तार होता है, जिसमें अवध है, ये बनारस है, जिसको बाद में पूरा प्रोविंस हो गया था, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक राजस्थान का नमक जाता था। तो वो भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जाना कम हुआ। इसकी हम और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी राज की स्थापना चाहे राजस्थान में हम 1818 में मानते हैं, किंतु जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी राज स्थापित हो गया, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, उन क्षेत्रों में राजस्थान के नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उसके स्थान पर बंगाल में उत्पादित होने वाले नमक को ही सब जगह वितरित किया जाने लगा। अंग्रेजी दस्तावेज़ों से ज्ञात होता है, ये एक आर्किवल डॉक्यूमेंट भी है जिसमें स्पष्ट तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि बनारस में राजस्थान का नमक काफ़ी लोकप्रिय है, किंतु अंग्रेज़ों की कर नीति के कारण वह महंगा पड़ने लगा तथा वहाँ बंगाल का नमक अधिक बिकने लगा। तो ये जानकारी एक जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है उसी से प्राप्त होती है। यदि हम अंग्रेजी राज की स्थापना के पहले के राजस्थान के नमक उद्योग के बारे में देखें तो मध्यकाल में राजस्थान का अधिकांश नमक दोआब के प्रदेशों में निर्यात होता था। सबसे अधिक गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें यहाँ से नमक जाता था, किंतु अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध में जाने वाले नमक पर भारी कर लगा दिया गया, जिससे राजस्थान का नमक महंगा हो गया। 1818 में राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना के बाद अंग्रेज़ों की गिद्ध दृष्टि राजस्थान के नमक पर पड़ी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नमक के व्यापार से बहुत पहले जुड़ चुकी थी। तो बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना के बाद अंग्रेज़ व्यापारियों ने ये विजुलाइज किया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, ये सबसे बड़ी उपभोग की वस्तु है। यदि इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो इससे अच्छा राजस्व
प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में नमक पर एक अधिकार स्थापित करने की नीति अपनाई और ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे जिसे हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं, वहाँ उन्होंने नमक संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू किया, जहाँ वे अपने नियंत्रण में ही नमक की निकासी और बाज़ार और वितरण करवा सकें और भारी चुंगियाँ बाहर से आने वाले नमक पर लगा दी गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम रहा बाहर से, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्रों से, अंग्रेजी शासित प्रदेशों के भारतीय क्षेत्रों से जो नमक आयातित होता था उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान का ही नमक था। और राजस्थान के नमक को ये जो पूरा एक चक्र तैयार किया उन्होंने नमक प्रोटेक्टेड एरियाज़, और उसके लिए एक बहुत बड़ी अधिकारियों की और इंस्पेक्टर्स और पुलिस इन सब का इंतज़ाम किया। हम लोगों ने भी जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि उससे ज़्यादा रिश्वत किसी विभाग में नहीं मिलती थी। और ये उसमें बड़े विस्तार से उस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने इस बात को लिखा है। तो खैर वो एक साहित्यिक विमर्श है, एक साहित्यकार की समझ और साहित्यकार का एक तरीका है उस बात को कहने का। लेकिन हम इतिहासकार इस बात को जानते हैं कि किस तरह से साल्ट प्रोटेक्टेड एरिया ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज़ों ने बनाया, और उसमें ये रहा कि राजस्थान का नमक जो बाहर जाता था उसके बाहर का बाज़ार और सीमित हो गया। कर्नल टॉड ने जो 1820-22 के आसपास, जो उनकी पुस्तक वैसे 1829 में प्रकाशित हुई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लेकिन वो जो उसमें डिस्क्रिप्शंस हैं वे ज़्यादातर 1820-1822 तक के हैं। और उस समय के बारे में कर्नल टॉड लिखते हैं कि जोधपुर राज्य को नमक से, ये 1820 की बात कर रहा हूँ, मतलब 100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो जोधपुर राज्य को 7,15,000 रुपये वार्षिक आय नमक से होती थी। तो हम समझ सकते हैं यदि उस समय की मनी वैल्यू को देखें तो अब जो है वो डिवैल्यूएशन तो 150 टाइम्स हो गया, तो 150 गुना उसका अगर हम कर लें 7 लाख का, तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्टेट की कितनी इनकम थी। और उसी में उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में राजस्थान का नमक सिंधु से गंगा के क्षेत्रों में निर्यात होता है और ये सभी जगह सांवर के नमक के नाम से लोकप्रिय है, ये कर्नल टॉड लिखते हैं। तो राजस्थान में नमक पर अंग्रेज़ों ने किस तरह से एकाधिपत्य स्थापित किया, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो इसके लिए वही तरीका अपनाया गया जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने राजस्थान में सत्ता हथियाई थी विभिन्न संधियों के माध्यम से, उसी प्रकार से नमक संधियों का सिलसिला आरंभ होता है 1869 में, 1869 में, और नमक संधियों का क्रम जारी रहता है 1882 तक, 1882 तक। इस दौरान राजस्थान की विभिन्न रियासतों के साथ विभिन्न संधियों के माध्यम से वहाँ पर नमक उत्पादन को या तो प्रतिबंधित कर दिया गया अथवा उसे अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये जो नमक संधियाँ हैं ये बड़ी प्रसिद्ध नमक संधियाँ हैं, और सबसे पहली जो नमक संधि होती है राजस्थान की या राजपूताना की रियासतों के साथ, तो 1869-70 1869-70 में पहली नमक संधि जोधपुर और जयपुर राज्य के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। और ये जो ट्रीटीज़ हैं सॉल्ट ट्रीटीज़, इन सॉल्ट ट्रीटीज़ में बाकायदा सारे जो कानूनी प्रावधान थे, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता, आप किस नमक को उत्पादित करेंगे किसे नहीं करेंगे, सारा विवरण उसमें है। और उसका जो जो उसका परिणाम है वो जो सबसे पहली संधि 1869-70 में जोधपुर और जयपुर के साथ हुई, उस संधि के माध्यम से जो राजस्थान का सबसे बड़ा नमक स्रोत था सांवर झील को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। और ब्रिटिश नियंत्रण में लेने के बदले जोधपुर और जयपुर राज्यों को कुछ कंपनसेशन दे दिया गया, कुछ मुआवजा
दे दिया गया ताकि उनके घाटे की भरपाई हो सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1870 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सांवर लेक पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, उस समय अकेले सांवर लेक में 40 लाख टन नमक का प्रतिवर्ष उत्पादन होता था, किंतु ब्रिटिश नियंत्रण के बाद उसका उत्पादन मात्र 1,35,000 टन रह गया। तो इससे उस भयावह स्थिति का आकलन किया जा सकता है कि नमक उद्योग और व्यापार से जो जुड़े हुए लोग थे उनके साथ क्या बीती होगी, उनकी रोजी रोटी का क्या व्यवस्था हुई होगी। तो खैर, बहरहाल हमें 1869-70 की इस प्रथम नमक संधि के बारे में समझ लेना चाहिए, जिसके माध्यम से ये सांवर लेक जो है अंग्रेजी नियंत्रण में चली गई। इसके बाद दूसरी जो संधि होती है, नमक संधि, 1876 में भरतपुर स्टेट के साथ होती है, जिसके माध्यम से भरतपुर में जो खारे कुएं के पानी से स्थानीय नमक पैदा होता था उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया गया, और उस बंद करने से जो राज्य को होने वाली हानि थी उसका कुछ आंकलन करके कुछ पैसा दे दिया गया। और यहाँ भी मैं ये बता दूँ कि 1876 में जब भरतपुर स्टेट के साथ संधि हो रही थी, उस समय भरतपुर में खारे पानी के कुओं से जो नमक बनता था उसकी मात्रा 16 लाख टन प्रतिवर्ष थी, जिसे पूरी तरह से 1876 में बंद करवा दिया गया। अगर कोई बनाता है तो वो गैर कानूनी था, और गैर कानूनी होने पर वह जो इसका कारोबार करेंगे उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। जैसे अभी भी हम देखते हैं, हमारे देखते हुए जो सांवर का नमक आता था, मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ वहाँ पे कुछ लोग आते थे नमक खरीदने, ग्रामीण लोग, वे नमक भी नहीं बोलते थे, ना लूण कहते थे, वो कहते थे सांवर क्या भाव दी है। नमक को सांवर ही कहते थे। नमक और सांवर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द थे। और ये जो अब आप समझ सकते हैं, जो 40 लाख टन सांवर में, 16 लाख टन भरतपुर में, तो 16 लाख टन तो एकदम बंद कर दिया, और 40 लाख टन के स्थान पर 1,35,000 टन का ही उत्पादन रह गया। इसके बाद 1877 में अलवर राज्य के साथ संधि होती है, जिसके द्वारा स्थानीय नमक उत्पादन मखानों से भी होता था, और खारे पानी के कुओं से भी होता था, और नदी के किनारे के जो क्षारीय मिट्टी थी उससे भी होता था। तो उस सारे कार्य को बंद करवा दिया गया। तो इस तरह से 1877 तक अलवर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर के काफ़ी नमक स्रोत या तो ब्रिटिश नियंत्रण में चले गए, और नहीं तो वहाँ नमक का उत्पादन बंद कर दिया। फिर इसके बाद अगली संधि 1879, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स लगभग, जोधपुर के साथ दूसरी नमक संधि होती है। पहली नमक संधि तो 1869-70 में हुई, और दूसरी जो है 1879 में हुई, जिसके माध्यम से फलौदी, डीडवाना और पचवदरा की झीलों तथा लूनी नदी का जो नमक उत्पादन था वो ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। ये 1879 में जोधपुर के साथ दूसरी नमक संधि हुई है। इसी प्रकार से इसी वर्ष 1879 में जयपुर के साथ भी दूसरी संधि होती है, जिसके माध्यम से कछोर रेवासा झील पर अंग्रेजी नियंत्रण कायम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1879 में काफ़ी कुछ जो मेजर पार्ट थे उनमें या तो नमक उत्पादन अंग्रेजी नियंत्रण में चला गया अथवा उसे बंद करवा दिया गया। और 1879 से 1882 के बीच में सभी रियासतों के साथ यह समझौता किया गया कि वहाँ कोई स्थानीय नमक नहीं बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो सिलसिला 1869 में नमक संधियों का शुरू हुआ उसने 1882 तक चला, जिसके माध्यम से यहाँ का नमक उत्पादन विपरीत रूप में प्रभावित हुआ। अब जो तीसरा एस्पेक्ट इस अंग्रेज़ों की एकाधिकार की नमक पर एकाधिकार की जो नीति थी या जो नियंत्रण उन्होंने किया, उसके परिणामों के बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि 1903, अब मैं बात एकदम से छलांग लगा रहा हूँ कि 1882 के बाद मैं
1903 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये नमक संधियाँ हुई हैं उसके परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहला परिणाम तो ये हुआ कि जो राजस्थान के ये जो नमक स्रोत ब्रिटिश नियंत्रण में गए थे, इन पर राज्यों का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, बल्कि उत्तरी भारत का जो एक नमक का पूरा बेल्ट बनाया गया था और एक नमक का अलग से राजस्व विभाग बनाया गया था। उस राजस्व विभाग के अंतर्गत इन स्रोतों को जो फंक्शनल रहे, उन स्रोतों को उसके साथ जोड़ दिया गया। तो इनसे ना चुंगी की आय इन राज्यों के पास में थी, ना कोई एक्साइज की आय राज्यों के पास थी, बल्कि संपूर्ण आय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इस नमक के उत्पादन और व्यापार से मिलने लगी। जो मैं बात कर रहा हूँ 1903 की, तब के कुछ आंकड़े मिलते हैं कि 1903 में राजस्थान में नमक उत्पादन मात्र 1,64,000 टन प्रतिवर्ष रह गया। 1,64,000 का हम 40 लाख 16 लाख की बात कर रहे हैं। और राजस्थान में वही 1903 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो नमक की स्थानीय खपत थी वो 1,70,000 टन थी। अर्थात संपूर्ण नमक उत्पादन को कंज्यूम कर लेने के बाद भी राजस्थान को ही आंतरिक पूर्ति के लिए 6,000 टन नमक बाहर से मंगवाना। तो आप देखिए, जो नमक उत्पादक क्षेत्र है, नमक निर्यातक क्षेत्र है, जो सिंधु से गंगा तक अपना नमक जो है निर्यात कर रहा है, आज उसकी स्थिति ये हो गई कि वो अपने जो घरेलू आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी अपने उत्पादन से नहीं कर पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या दुष्परिणाम रहा। दूसरा, जबकि 1870 की जब मैंने बात की थी तो 40 लाख टन जो है ये सांवर लेक से ही होता था अकेले, और बाकी ये डीडवाना, पचभद्रा, फलौदी, इधर जयपुर स्टेट की कछोर, रेवासा, इन झीलों का अलग। इसके अलावा जब मैंने भरतपुर के बारे में बात की तो बताया था कि 16 लाख टन नमक वहाँ उत्पादित होता था, जो जीरो कर दिया गया। तो ये स्थिति 1903 में हुई कि 1,64,000 ही यहाँ उत्पादन रह गया, जबकि डिमांड 1,70,000 की थी। तो इस तरह से हम आगे देखें, इससे उत्पादन तो कम हुआ ही। उत्पादन कम होने के दुष्परिणाम अगर हम देखें तो नमक के मूल्यों में वृद्धि हो गई। डिमांड ज़्यादा होगी, उत्पादन कम होगा तो नमक का मूल्य बढ़ेगा ही। दूसरा, नमक के मूल्य में इसलिए वृद्धि हुई कि उस पर चुंगियाँ और टैक्स लगा दिए गए, इससे उसकी कीमत और बढ़ी। और सबसे बड़ी बात ये हुई इस नमक उत्पादन के गिरने की कि नमक से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी बेरोज़गारी बढ़ी। तो मैं इसके बारे में अगले बिंदु में बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो नमक की जो नीति अपनाई ब्रिटिश ने, उसमें संपूर्ण भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संरक्षित क्षेत्र बनाए थे वही 1858 के बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जारी रहे। तो उसमें ये स्थिति आ गई कि संपूर्ण भारत का में जो नमक पैदा हो रहा है वो भारत की 65% आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। 35% नमक बाहर से दूसरे देशों से आने लगा और वो ये यूरोपियन व्यापारियों के माध्यम से आने लगा। तो इससे हम बात समझ सकते हैं ये नमक की मोनोपोली किस तरह से धन निष्कासन का भी एक आधार बनती है। अब मैं जो अगला बिंदु बात करना चाहता हूँ वो राजस्थान के बंजारा जो समुदाय है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बंजारा समुदाय बैलों की पीठ पर वजन लाद करके ये नमक का ट्रांसपोर्टेशन करता था। और ये ट्रांसपोर्टेशन इनका एक बहुत इतना बढ़िया चेन बनी हुई थी कि बंजारे राजस्थान के विभिन्न स्रोतों से जहाँ भी था वहाँ से नमक भरते थे और उस नमक को जहाँ भी व्यापारी लोग ले जाते तो केवल ट्रांसपोर्टर्स थे, वो तो अपना परिवहन का पैसा लेते थे, वो स्वयं व्यापार नहीं करते थे। तो वो नमक को पहुँचाते थे विभिन्न स्थानों पर और जब उन स्थानों से वापस लौटते थे तो वे जो राजस्थान में जिन उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता है जो यहाँ पैदा नहीं होती बाहर से आती हैं वो लाद करके लाते थे और उससे यहाँ के लोगों की आपूर्ति होती थी। और इसमें भी सबसे बड़ा भाग, क्योंकि राजस्थान मध्यकाल में भी ये फूड ग्रेन डेफिसिट एरिया तो रहा है, तो
तो फूड ग्रेन की ज़रूरत पड़ती थी। और जब एक दोआब में सबसे ज़्यादा नमक ले जा रहे हैं बंजारे, तो वो वहाँ से जब भर के ला रहे हैं अनाज, तो यहाँ अनाज की आपूर्ति होती थी। और इसकी सबसे बड़ी पुष्टि 1869 की एक फैमिन रिपोर्ट है, अकाल रिपोर्ट। वैसे मैं अभी बीच में एक और बात आपको बता दूं कि मैंने स्वयं एक पुस्तक लिखी है जो 1992 में मैंने लिखी थी। उस पुस्तक का शीर्षक है आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास। और आधुनिक राजस्थान के आर्थिक इतिहास में मैंने इस सारे प्रकरण को, नमक के को भी, व्यापार के को भी, ट्रांसपोर्ट के को भी, सबको मैंने डील किया है। तो जो लोग अधिक जानकारी चाहें वे मेरी किताब, मैं ब्रजकिशोर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास अवश्य देखें, उसमें और जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो जो मैंने अकालों पे भी लिखा है, तो 1869-70 की एक फैमिन रिपोर्ट, अकाल रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि राजस्थान में अनाज की आवक कम हुई, इसकी वजह से यहाँ के लोग भूख से मरे। और उस रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ बंजारे ये अनाज लाते थे, नमक पहुँचाते थे। बाद में जो उत्पादन हो रहा है उसको भी पहुँचा तो रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेन ट्रेड कम हो गया है। तो उन्होंने यही लिखा कि जिस समय अकाल के समय हमें आवश्यकता थी, तो बंजारे उतना अनाज उन क्षेत्रों से नहीं, जो दोआब के उपजाऊ क्षेत्र, गंगा यमुना के मैदान, वहाँ से नहीं ला सके। और इसकी वजह से लोग भूख से मर गए। और 1870 की रिपोर्ट का आप अवलोकन करेंगे तो लिखा है उसमें कि लोगों का बिल्कुल जो मोरल है वो डगमगा गया था। सड़क किनारे लाशें पड़ी थी, लाशों को चील और कुत्ते खा रहे थे, ये सारे वर्णन मिलते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा अनर्थ हुआ। वरना एक जो चैन बनी हुई थी, कितना भी डेफिसिट हो जाए अनाज का, ये जो नमक व्यापार इतना पुष्ट था, उसके माध्यम से अनाज की आपूर्ति होती रहती थी। इसके अलावा आप देखो, बंजारों का तो नुकसान एज ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन जो व्यापारी लोग थे, जो नमक बनाने वाले लोग थे, जिनको लूणिया, ये जो है खारीवाल, लावण्या, लवाना, दुनिया भर के नामों से लोग आज भी जाने जाते हैं, जिनमें बनिया भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उनमें जो है ये बंजारे भी हैं। ये सभी नमक के व्यापार, बंजारे भी इतना एक्सक्लूसिव उनका व्यापार का नहीं था, लेकिन वो भी नमक का व्यापार करते थे। और नमक का व्यापार इतना महत्वपूर्ण था, रेवाड़ी में तो जो नमक तो नहीं, लेकिन सोरे का व्यापारी था, जो है हेमू बाद में हिंदुस्तान का सम्राट भी बन गया। वो नमक का ही वो सोरे का व्यापारी था, जो आर्मीज़ के लिए रॉयल दरबारों में एम्यूनिशन सप्लाई करने का काम करता था। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि नमक के उत्पादन और वितरण से जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों का रोजी रोटी का संकट आ गया और उन्हें और वैकल्पिक क्षेत्र या तो खोजने पड़े, नहीं तो वे लोग उन क्षेत्रों में माइग्रेट कर गए जहाँ उनको काम मिल सके। राजस्थान से मारवाड़ का व्यापारी काफ़ी माइग्रेट किया ब्रिटिश इंडिया में। वो माइग्रेशन केवल नमक की वजह से नहीं, अन्य कारणों से भी हुआ, किंतु जो नमक से भी जो खासतौर मारवाड़ी जो व्यापारी क्लास फ्री हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया में जाके माइग्रेट कर गया। और माइग्रेशन ऑफ मारवाड़ी फ्रॉम राजस्थान, निश्चित तौर पर राजस्थान का तो नुकसान था ही, वो ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान में झंडे गाड़े, लेकिन राजस्थान को उसका उतना लाभ नहीं मिला। आगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि नमक की कमी, महंगा होने के कारण या अभाव होने के कारण कुपोषण को बढ़ावा मिला, क्योंकि नमक पोषण का पोषक तत्व भी माना जाता है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात जो ब्रिटिश पीरियड की है, एक मजाक के रूप में चलती है। वेस्टर्न यूपी के एक किसान के बारे में बताया कि जब एक किसान, ये मेरठ के आसपास का किसान, जब खेत पर जा रहा था तो सुबह अपनी पत्नी को उसने बोला कि खाना लेके आ जाना और खाने के साथ प्याज और थोड़ा नमक ले आना। तो उसकी पत्नी ने तुरंत उसके मुंह पर जवाब दिया कि एक साथ दो सब्जी, एक तो प्याज और दूसरी नमक, ये दो सब्जियां हैं उनके लिए, ये दो सब्जी, फिर तो घर चल लिया। तो आप समझ सकते हैं कि नमक की स्थिति क्या थी। यदि आप आदिवासी और किसानों के ऊपर लिखे गए विभिन्न उपन्यासों का अध्ययन करें, मैंने एक कृष्णचंद्र का उपन्यास पढ़ा था, जब खेत जागे। तो जब खेत जागे में वहाँ भी जो हीरो है उसका, वो नमक प्राप्ति के लिए लालायित है, नमक प्राप्त करना चाहता है। तो आदिवासी और किसानों में नमक प्राप्त करने की बड़ी चाहत है। तो इस तरह से क्या हुआ कि नमक के जो है
का अभाव पैदा हो गया। और इसका राजस्थान में तो एक लोकगीत मारवाड़ में, क्योंकि सबसे बड़ा नमक का स्रोत तो मारवाड़ ही था, उसमें भी सांवर लेक थी, इसलिए एक गीत किसी शोधार्थी ने अपने एक शोध पत्र में दिया, तो मैंने भी उसको कॉपी किया है। ये पता नहीं किसने दिया, लेकिन हाँ ये मैं सुनता भी था, लेकिन अभी मैं इसको एक पुस्तक से किसी से प्राप्त किया है, तो वो था राजस्थानी में, आप समझ जाएंगे। म्हारो राजा तो घोड़े तो नहीं थे खैर, लेकिन चलो ये इस तरह का परसेप्शन जनता का था, जनता की समझ थी। घोड़े तो काय के थे, अब वो एक अलग विषय है। म्हारो राजा तो घोड़ो सांवर तो दे दी अंग्रेज ने, गाना है ये। हमारो राजा तो घोड़ो सांवर तो दे दी अंग्रेज ने, म्हारा टावर तो घोड़ा रोटी तो मांगे तीखे लूण री। मतलब जो हमारे बच्चे वो भोले हैं, वो तीखे नमक की रोटी मांगते हैं, जबकि हमारे भोले राजा जी ने तो सांवर जो है अंग्रेज़ों को दे दी। तो आप समझिए कि कितना इसका एक जो हमारा सेंटिमेंटल जो हमारा जो है वो भी इसमें दिखाई देता है। अब मैं देखते हैं हम कि इससे कृषि भी विपरीत रूप में प्रभावित हुई, क्योंकि जब ये जो स्रोत फंक्शनल रहे, मतलब जो कार्यशील रहे, उन स्रोतों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था, और अंग्रेज़ों ने उनके आसपास के इलाकों में कुआं खोदने और बांध बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि बांध बना देंगे तो झीलों में पानी नहीं पहुंचेगा, और कुआं खोदेंगे तो झीलों का पानी जो है कुआं में निकल जाएगा। तो सिंचाई के साधन जो विकसित किए जा सकते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे खतरनाक चीज़ ये थी। तो इससे जो है कृषि के उत्पादन पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ा। दूसरी जो बात हुई वह है कि जो स्थानीय नमक है वो पशुओं के इलाज में काम आता था। और मैंने स्वयं, क्यों मेरा तो स्वयं किसान परिवार से मैं हूँ, तो मुझे पता है कि जब ख़ास तौर पर बैलों को यदि ठीक से चारा नहीं खाते हैं या चारा नहीं पचता है, तो उसके लिए उनको नमक खिलाया जाता था, उनके मुंह में डाल दिया जाता था। तो ये कहते थे भाई इन बैलों को 2-2 मुट्ठी नमक दे दो तो इनकी पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी। यही नहीं, अनेक खेतों में मिनरल्स की कमी की पूर्ति के लिए नमक को खाद के रूप में मिट्टी में भी डाला जाता था। क्यों? अधिक खाद नुकसान करता है, लेकिन खाद की अगर छाड़ दिया तो नहीं है मिट्टी में, तो उत्पादकता पर, उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो नमक का उस तरह से उपयोग करना कम हो गया और धीरे धीरे बंद हो गया। इसके बाद आगे हम देखें, जो एक तो कृषि, इसके बाद कुटीर उद्योग, उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि नमक के जो सहायक उत्पाद थे, जिनमें सोरा, बारूद, गंधक, खारी आदि में लगे हुए लोग तो बेरोजगार हुए ही, किंतु इनका उपयोग सूती वस्त्र उत्पादन, रंगाई, चमड़ा शोधन, चमड़ा रंगाई, आतिशबाजी आदि में भी होता था। और इन कार्यों में जो कुटीर उद्योग में लगे हुए शिल्पकार थे, उनको उपलब्धता उस रॉ मटेरियल की कम हुई। तो इस प्रकार से इन नमक स्रोतों पर अंग्रेजी नियंत्रण कायम होने के बाद राजस्थान के आर्थिक जीवन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा, और इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और जो साम्राज्यवादी शोषण है, वह साम्राज्यवादी शोषण का एक माध्यम नमक बना। और अभी भी हम देखते हैं, मैं उसकी कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, किंतु जो नमक खुले बाज़ार में मिलता था उस पर रोक लगाई गई। क्यों लगाई गई? कि उसमें आयोडीन नहीं है। बाद में इस पर विमर्श हुआ कि आयोडीन किस क्षेत्र में कितना चाहिए, इसका निर्धारण एक तरीके से नहीं हो सकता। और जब मतलब कुल मिलाकर ये था कि जो नेचुरल नमक मिल रहा था उससे आम जनता को वंचित करके और औद्योगिक नमक के साथ जोड़ दिया गया, जो अभी भी चल रहा है। आज वही नमक का भाव 25 रुपये किलो होता है। तो और ये जो है, जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनकी भी मोनोपोली टाइप ही है। तो नमक जो है ये शुरू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और राजस्थान में भी जब 1931 में 30-31 में जो ये चला है सविनय विज्ञा आंदोलन, उस समय विरोध स्वरूप राजस्थान में भी, लेकिन और जगह अलाउड नहीं था, लेकिन अजमेर में
अवैध नमक बनाकर या नमक कानून तोड़ करके उस आंदोलन को मजबूत बनाया। और गांधी जी ने तो लड़ाई को ही काफ़ी दिनों तक नमक के इर्द गिर्द ही लामबंद और घोलबंद किया, जिससे कि हमारा ये आंदोलन भी आगे बढ़ा। नमस्कार।